Yes, hello everyone. Hello to all of you. Everyone, please confirm, beta, am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है. Everyone, please confirm in the chat box, beta, am I audible? Am I visible clearly to all of you? Audio video is clear to everyone. Please confirm in the chat box, beta. तो सभी लोग एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या सभी को? ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, वेरी गुड. तो हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? आई एम फाइन बेटा, आई एम फाइन. थैंक यू आयुष. तो आई होप यू ऑल आर गुड. आप सभी भी ठीक हैं और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. बातचीत करते हैं इस कोर्स में हम लोग बातचीत कर रहे थे हाईवे इंजीनियरिंग की. इन हाईवे इंजीनियरिंग डिस्कशन, लास्ट क्लास में जो डिस्कशन था दैट वाज रिलेटेड टू द इंटरसेक्शन. तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने बातचीत की थी वो बातचीत रिलेटेड थी इंटरसेक्शन से. और लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की एट ग्रेड इंटरसेक्शन, जहां पर आपने ट्रैफिक को जो भी डिजायर्ड डायरेक्शन थी, लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक, राइट टर्निंग ट्रैफिक और स्ट्रेट ट्रैफिक को मूव कराया विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट. तो अगर अनकंट्रोल्ड ट्रैफिक है और डिपेंडिंग अपॉन द रोड कंडीशन एंड डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक कंडीशन, तो जैसे अगर दो रोड कहीं पे कनेक्ट हो रही हैं सेम लेवल पे और दोनों ही रोड टू लेन्स हैं, लिसन केयरफुली, बोथ रोड्स आर हैविंग द टू लेन एंड टू वे ट्रैफिक. दोनों ही रोड अगर टू लेन की हैं और दोनों ही रोड पे अगर टू वे ट्रैफिक है, तो इन द केस ऑफ अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन के केस में कितने पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट देखे थे आपने? व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टोटल पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट ड्यू टू द ट्रैफिक मूवमेंट? यस अंशु, एब्सोल्युटली करेक्ट. तो 24 कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट थे. ये कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट क्यों हो रहे थे? क्योंकि सर हर लेग से, हर डायरेक्शन से ट्रैफिक या तो स्ट्रेट जाना चाह रहा था, या तो लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रैफिक मूव करना चाह रहा था, या तो राइट डायरेक्शन में ट्रैफिक मूव करना चाह रहा था, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, स्पेशली इन द केस ऑफ अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन. एक अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शन की अगर हम लोग बातचीत करें तो वहां पर एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहे थे. बट जैसे ही बेटा आपने बात की कि विद द हेल्प ऑफ द डिजाइन ऑफ द सिग्नल, सिग्नल को प्रोवाइड करके हमने ये सारे मूवमेंट पॉसिबल किए, और आफ्टर डिजाइनिंग द सिग्नल इन द सेम सिचुएशन व्हेन द टू रोड्स वर देयर, और दोनों ही रोड्स आपकी टू लेन थी और दोनों ही रोड पे टू वे ट्रैफिक था, बाय प्रोवाइडिंग द प्रॉपर डिजाइनिंग ऑफ द सिग्नल, हाउ मेनी कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट वर यू हैव ऑब्जर्व? सिग्नल प्रोवाइड करने के बाद ऐसी सिचुएशन में टोटल कितने कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट दिख रहे थे? आफ्टर प्रोवाइडिंग और आफ्टर डिजाइनिंग द सिग्नल, टोटल पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट आपको कितने दिखे थे इन द सेम इंटरसेक्शन, जहां पर अनकंट्रोल्ड मूवमेंट की वजह से 24 कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे? With the help of the design of the signal, we can reduce to this conflict point to the value of 0. अरे भैया, टोटल जितने भी कॉन्फ्लिक्ट थे सभी को रिड्यूस कर दिया था ना. वेरी गुड. तो ये तो बातचीत हम लोगों ने की थी एट ग्रेड इंटरसेक्शन की. और दूसरा जो डिस्कशन किया था हम लोगों ने, दैट वाज रिलेटेड टू द ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन. इन द केस ऑफ ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन, रोड्स कनेक्ट तो हो रही थी, दो या दो से ज्यादा की रोड्स कनेक्ट तो हो रही थी, बट अब प्रॉब्लम क्या थी? द रोड्स वर नॉट कनेक्टिंग एट द सेम लेवल. वो दोनों रोड्स सेम लेवल पे कनेक्ट नहीं हो रही थी. तो उन दोनों रोड्स में ट्रैफिक का मूवमेंट अलाउ करने के लिए
वी हैव कनेक्टेड द बोथ द रोड्स विद द हेल्प ऑफ द रैंप। रैंप की हेल्प से आपने उन दोनों रोड्स को कनेक्ट किया था। और इन द केस ऑफ फुल कवर लीफ इंटरचेंज, फुल कवर लीफ इंटरचेंज में ट्रैफिक का मूवमेंट किस तरीके से होगा इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन, मींस लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक, राइट टर्निंग ट्रैफिक और स्ट्रेट ट्रैफिक। ये डिस्कशन हम लोगों ने किया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला था, तो मैं एक स्टेटमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, बताइए स्टेटमेंट सही है या गलत है। एवरीवन लिसन केयरफुली एंड कमेंट इन द चैट बॉक्स द स्टेटमेंट आई एम प्रोवाइडिंग टू यू। जो स्टेटमेंट मैं आपको अभी प्रोवाइड कर रहा हूं, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो मर्जिंग फ्रॉम राइट एंड डाइवर्जिंग टू राइट विल नॉट क्रिएट एनी कॉन्फ्लिक्ट। Merging from right and diverging to right will not create any conflict. This statement is correct or incorrect? फिर से सुनेंगे एक बार। Merging from right and diverging to right will not create any conflict. Merging from right and diverging to right will not create any conflict. एब्सोल्युटली करेक्ट। आप लोग का आंसर बिल्कुल सही है। ये स्टेटमेंट जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो जब कभी भी ट्रैफिक को अगर आपको डाइवर्ट करना है, इन विच डायरेक्शन वी शुड डाइवर्ट द ट्रैफिक, इन विच डायरेक्शन वी शुड डाइवर्ट द ट्रैफिक, लेफ्ट और राइट, इन विच डायरेक्शन वी शुड डाइवर्ट द ट्रैफिक, इन द लेफ्ट डायरेक्शन और इन द राइट डायरेक्शन। एब्सोल्युटली करेक्ट। whenever it is required to merge the traffic, जब कभी भी ऐसी जरूरत है कि हमें ट्रैफिक को मर्ज करना है, whenever it is required to merge the traffic, we should merge the traffic from the left or to the from the right. We should merge the traffic with the existing traffic from the left or from the right. ट्रैफिक को मर्ज करना किस डायरेक्शन से पॉसिबल होगा विदाउट कॉन्फ्लिक्ट, फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट? अगेन द आंसर इज गोइंग टू बी लेफ्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? मैंने जो स्टेटमेंट अभी आपको प्रोवाइड किया था वो ये था कि मर्जिंग फ्रॉम राइट एंड डाइवर्जिंग टू राइट विल नॉट क्रिएट एनी कॉन्फ्लिक्ट। दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। मर्जिंग फ्रॉम राइट एंड डाइवर्जिंग टू राइट विल क्रिएट द कॉन्फ्लिक्ट। ये बात सही है। अगर हम ट्रैफिक को राइट से मर्ज कर रहे हैं और ट्रैफिक को राइट डायरेक्शन में डाइवर्ट कर रहे हैं, तो वहां पर इन दोनों ही ट्रैफिक के ऑपरेशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होने के हाई चांसेस हैं। देयर विल बी द हाई चांसेस ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, यस और नो? ये स्टेटमेंट करेक्ट है। मर्जिंग फ्रॉम राइट एंड डाइवर्जिंग टू राइट विल क्रिएट द कॉन्फ्लिक्ट। तो यहां तक की बातचीत हुई थी, और एक टॉपिक और हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, दैट विल बी द डिजाइन ऑफ द रोटरी। रोटरी इंटरसेक्शन के बारे में बातचीत करेंगे। तो एक बार मुझे बिफोर स्टार्टिंग द रोटरी का डिस्कशन स्टार्ट करने के पहले एक बार मुझे ये बता दो, हैव यू अटेम्प्टेड द क्वेश्चन ऑफ द ट्रैफिक इंजीनियरिंग? गेट और ईएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑब्जेक्टिव, are you able to solve the transportation engineering traffic engineering question after the discussion? क्या आप सभी उन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं इस क्लास के डिस्कशन के बाद, यस और नो? वेरी गुड, दैट मीन्स यू ऑल हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। चलो ये अच्छी बात है कि आप लोग साथ साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं गेट और ईएससी के, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब आज का जो चैप्टर, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी द चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर 3 था हमारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग, दैट वी विल कंप्लीट, देन वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 4।
एंड दैट इज गोइंग टू बी द हाईवे मटेरियल। तो इसके बारे में बातचीत करेंगे, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं आज, कुछ टेस्ट की बातचीत करेंगे। तो स्पेशली जो 3 टेस्ट आप देख पा रहे हैं, ये 3 टेस्ट मेंशन किए गए हैं फॉर योर एग्रीगेट। तो पहला टेस्ट है आपका इम्पैक्ट टेस्ट, दूसरा है क्रशिंग टेस्ट और तीसरा है एब्रेशन टेस्ट। तो किस तरीके से इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, कैसे बातचीत करा जाए, कैसे इफेक्टिव बातचीत करा जाए, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, इस चैप्टर से या इस टॉपिक से कैसे सवाल आते हैं हमारे एग्जाम में, स्पेशली गेट के एग्जाम में। तो उसके अकॉर्डिंग वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द स्ट्रेटजी और उसी तरीके से इस चैप्टर को, इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट, और आज ही हम लोग ये एग्रीगेट के 3 टेस्ट की बातचीत करेंगे इसी लेक्चर में। ठीक है, चलिए साहब, लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं डिजाइन ऑफ रोटरी की। तो ये एक रोटरी इंटरसेक्शन है। इस रोटरी इंटरसेक्शन की अगर बात करें, दिस इज द लास्ट टॉपिक, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग का ये लास्ट टॉपिक है और इससे रिलेटेड भी एक सवाल आपके गेट के एग्जाम में आया हुआ है। तो आफ्टर द डिस्कशन, अभी हम लोग ये कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो अब तक आप उस सवाल को अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे, तो आफ्टर द डिस्कशन यू विल एबल टू फाइंड द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन के लिए भी आप सभी लोग इजीली करेक्ट आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब रोटरी के अगर कुछ कंपोनेंट की बात करें, ऑब्वियसली यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, लेकिन तुम तो यही चाहते हो ना कि सर डायग्राम बनाया जाए तो अलग ही फील आता है। चलो, तो तुम्हारी चाहत को पूरा कर देते हैं। तो दिस इज द सिचुएशन। तो ये एक आपको दिख रहा है 4 लेग्ड रोटरी। ये आपको दिख रहा है 4 लेग्ड रोटरी, लेग 1, लेग 2, लेग 3, लेग 4। जरूरी नहीं है कि जितने भी रोटरी हों वो हमेशा 4 लेग्ड रोटरी हों। रोटरी में हैव द 5 लेग, रोटरी में हैव द 6 लेग, 7 लेग, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस विल बी देयर। एग्जाम्पल के तौर पे उसके बेसिक एलिमेंट को समझने के लिए हम लोगों ने 4 लेग्ड का रोटरी ले लिया है। तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल जितनी भी रोड हैं, ऑल दीज आर द 2 लेन्स रोड। तो इस तरीके की सिचुएशन आपने अपने शहर में जरूर कहीं ना कहीं देखी होगी। एक बार चैट बॉक्स में बताना इस तरीके की सिचुएशन देखी है या नहीं देखी है। You must have observed the situation like this in your city। और भैया इस रोटरी का एक बेसिक नियम होता है, इस रोटरी में मूव करने का ट्रैफिक का एक बेसिक नियम होता है। देखो, ट्रैफिक अभी भी तुम्हारा वही है, ट्रैफिक वही है तुम्हारा, सीधा सीधा जाने वाला, जिसको आप बोलते हैं स्ट्रेट ट्रैफिक या थ्रू ट्रैफिक। राइट टर्न करना चाह सकते हैं लोग, लेफ्ट टर्न करना चाह सकते हैं। तो ट्रैफिक के हालात और ट्रैफिक की सिचुएशन तो वही है। तो एक बेसिक रूल होता है कि जो भी इस रोड पे आएगा वो इस सेंट्रल आइलैंड के चक्कर लगाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ऑल द ट्रैफिक विल मूव इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पता है ये बात कि नहीं पता है? सभी ट्रैफिक, हर अलग अलग लेग से, अलग अलग डायरेक्शन से आने वाला ट्रैफिक इस राउंड अबाउट के अबाउट, जिसको आप बोलते हैं सेंट्रल आइलैंड, कैसे रिप्रेजेंट किया मैंने, CI से। तो एक बेसिक रूल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको लेग 2 से लेग 3 जाना है, तो ये नहीं कि यहां से निकले और यहां से घुस के निकल गए ना। लेग 2 से अगर आपको लेग 3 जाना है तो अप्रोच क्या होगा, ऐसे जाओ, ऐसे पूरा घूमो और ऐसे निकल जाओ, ये मूवमेंट होगा। डू यू एग्री ऑन दिस पॉइंट? ऐसे ही किसी को अगर लेग 3 से लेग 4 जाना है तो द ट्रैफिक विल मूव समथिंग लाइक दिस, द ट्रैफिक विल मूव समथिंग लाइक दिस। तो हम बात कर रहे थे एक रोटरी के एलिमेंट की। तो पहला तो दिख गया हमें सेंट्रल आइलैंड। अब ये सेंट्रल आइलैंड है तो इसकी कोई ना कोई तो रेडियस होगी। तो इस रेडियस को हम रिप्रेजेंट करते हैं
इस रेडियस को बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं RCI से, रेडियस ऑफ सेंट्रल आइलैंड। दिस इज गोइंग टू बी द RCI। अब देखिए जरा ध्यान से, दो विड्थ की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका एंट्री विड्थ और दूसरा है आपका एग्जिट विड्थ। अभी कुछ नोट मत करना, नोट करने का टाइम दे दूंगा, ध्यान से समझ लो ताकि एक एक एलिमेंट क्लियर हो जाए। तो अभी कुछ भी लिखना नहीं है, कुछ भी बनाना नहीं है, आई विल प्रोवाइड यू सेपरेटली टाइम। तो आप आराम से इत्मीनान से बना लेना। अभी अच्छे से समझ लो, कुछ कंसेप्चुअल चीजें हैं जो आपको रोटरी के बारे में पता होनी चाहिए। तो भैया एंट्री विड्थ का मतलब क्या है? जैसे इस डायग्राम में अगर मैं इस लेग के लिए दिखाना चाहूं तो दिस कैन आई से दिस इज गोइंग टू बी द E1। मान लो ट्रैफिक यहां से एग्जिट करता है तो दिस इज गोइंग टू बी द E2। यही तो होंगी एंट्री विड्थ और एग्जिट विड्थ। रोटरी में अंदर आने का जो रास्ता है उसकी विड्थ क्या है? दैट इज गोइंग टू बी द एंट्री विड्थ। रोटरी से बाहर जाने का जो रास्ता है दैट इज गोइंग टू बी द एग्जिट विड्थ। यस और नो? तो वो मैंने यहां पर आपको बता दिया E1 और E2। अगर बेटा आप ध्यान से देखोगे तो इसकी जो एंट्री है वो स्ट्रेट ना बना के आपने क्या बनाई है? वो थोड़ी सी कर्व बनाई है। तो कर्व है तो इसकी कोई ना कोई रेडियस होगी। तो अगला टर्म मैं लिखता हूं R एंट्री और R एग्जिट। ये R एंट्री और R एग्जिट क्या है? R एंट्री मतलब एंट्री की रेडियस क्या है? बिकॉज वी हैव प्रोवाइडेड बोथ एंट्री एंड एग्जिट। ध्यान से समझना, रोटरी के केस में एंट्री और एग्जिट दोनों को ही हमने कर्व एंट्री और कर्व एग्जिट प्रोवाइड किया है। वी हैव नॉट प्रोवाइडेड द स्ट्रेट पाथ इन द केस ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। अब ऐसा क्यों किया है? क्या इसका कोई डिजाइन पर्पस है? इसके बारे में भी बातचीत करेंगे, बट पहले टर्म समझ लेते हैं। तो जैसे अगर ये एग्जिट है तो यहां पर आप R एग्जिट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी द R एग्जिट। ये जो चार स्ट्रक्चर देख रहे हैं इनको आप बोलते हैं चैनलाइजिंग सेक्शन। चैनलाइजिंग सेक्शन, इनका काम क्या होता है? ट्रैफिक को अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ट करना, चैनलाइज करना। किन्हीं भी दो एडजेसेंट चैनलाइजिंग सेक्शन की जो बीच की डिस्टेंस होती है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल L। तो कैपिटल L के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन है? दैट इज गोइंग टू बी द वीविंग लेंथ। कैपिटल L इज नोन एज द वीविंग लेंथ। किन्हीं भी दो एडजेसेंट चैनलाइजिंग सेक्शन के बीच की डिस्टेंस को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस रोटरी में एज द कैपिटल L। एंड कैपिटल L स्टैंड्स फॉर द चैनलाइज, कैपिटल L स्टैंड्स फॉर द वीविंग लेंथ। क्या होता है सब बात करेंगे। अभी एक एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। तो अगर इन चारों चैनलाइजिंग सेक्शन को कुछ इस तरीके से हम लोग डॉटेड से मिला दें तो आई थिंक यू विल गेट अ सर्कल लाइक दिस। रफली मैंने बनाया है। सो दिस इज गोइंग टू बी योर इंस्क्राइब सर्कल। इस सर्कल को क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज द इंस्क्राइब सर्कल। अब एक टर्म बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं। दैट इज गोइंग टू बी योर स्मॉल w। स्मॉल w स्टैंड्स फॉर द विड्थ ऑफ द रोटरी। स्मॉल w स्टैंड्स फॉर द विड्थ ऑफ द रोटरी। कैसे निकाल सकते हैं? एज पर IRC। तो स्मॉल w इज गोइंग टू बी E1 प्लस E2 बाई 2 प्लस 3.5 मीटर। इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द विड्थ ऑफ द रोटरी। किसी भी रोटरी की विड्थ को आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी भी रोटरी इंटरसेक्शन के ये कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अभी मैंने इन सभी एलिमेंट्स के बारे में कुछ एक्सप्लेन तो नहीं किया है। I have not explained that much about all these elements, but I have just introduced
कि भाई E1 क्या होता है, E2 क्या होता है, आर सेंट्रल आइलैंड क्या होता है, आर एंट्री क्या होता है, आर एग्जिट क्या होता है, स्मॉल w क्या होता है और कैपिटल L क्या होता है। तो आई हैव जस्ट इंट्रोड्यूस ऑल दीज टर्म्स। तो बस एक बार आप लोग ये कंफर्म कर दीजिए, ये इंट्रोडक्शन हो गया है, तो इसके बारे में फिर आगे बातचीत करेंगे। ये इंट्रोडक्टरी बातें जो हम लोगों ने की हैं रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ रोड ट्री, इस डायग्राम को थोड़ा सा आप बड़ा बनाइएगा, ठीक है। व्हेन यू विल ड्रॉ दिस डायग्राम ऑन योर नोटबुक, तो थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर लीजिएगा, देन यू विल हैव द क्लियरिटी, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्टरी बातें क्लियर हैं सभी को रिलेटेड टू द रोड ट्री। All these introductory things are clear to everyone related to the rotary, yes or no? Clear है? चलिए, now you can draw the diagram and you can note down all these elements.
तो आई होप सभी ने नोट कर लिया है, सभी ने नोट कर लिया। अब आते हैं बेटा, सबसे पहला सवाल तो ये होता है कि सर इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो समझना ये बात है। तो बेटा इस टॉपिक से आपके एग्जाम में दोनों ही तरीके के प्रॉब्लम आते हैं, एक तो थ्योरेटिकल भी आते हैं और एक न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो जब कभी भी हम लोग बात करते हैं डिजाइन की, whenever we will talk about the design, तो आप सभी को पता है हम लोगों ने एक रोड की जियोमेट्रिक डिजाइन की बात करी थी। तो हमारे पास स्पेसिफिकेशन थी, दैट स्पेसिफिकेशन हैव बीन प्रोवाइडेड बाय द आईआरसी। आप जो भी डिजाइन कर रहे हैं उसके क्या स्टैंडर्ड्स रहने वाले हैं, वो कंस्ट्रक्शन जो आप कर रहे हैं, वो डिजाइन जो आप कर रहे हैं, वो अप टू द मार्क है या नहीं है, ये पता लगाने के लिए हमारे पास स्पेसिफिकेशंस का होना बहुत जरूरी है। तो सिमिलरली यहां पर भी तो आप बातचीत कर रहे हैं एक रोटरी की डिजाइन से रिलेटेड। हेयर ऑल्सो यू आर टॉकिंग अबाउट द डिजाइन ऑफ द रोटरी। तो भैया रोटरी की डिजाइन से रिलेटेड क्या आईआरसी ने कुछ बातें बताई हैं? और अगर वो बातें बताई हैं तो वो बातें आपको भी पता होनी चाहिए और वो बातें आपके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट भी हो जाती हैं। तो ऑल द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड बाय द आईआरसी फॉर द डिजाइनिंग ऑफ द रोटरी आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो वहीं से आपके एग्जाम में सवाल भी बनते हैं। तो देयर आर सम थ्योरेटिकल गाइडलाइंस, देयर आर सम प्रैक्टिकल गाइडलाइंस, और यू कैन से सम कैलकुलेटिव पैरामीटर्स आर देयर। तो इन्हीं गाइडलाइन से आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है और इन्हीं गाइडलाइन से आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनता है। ऑल दीज गाइडलाइंस वर प्रोवाइडेड बाय द आईआरसी। तो अब हमें क्या करना है, उन सभी गाइडलाइंस के बारे में समझना है और देखना है कैसे क्वेश्चन किस गाइडलाइन से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है भाई? सवाल कैसे आएंगे भैया, ये क्लियर है या नहीं है? बोलो। तो इन शॉर्ट वी कैन से मेनली वी नीड टू डिस्कस IRC guidelines, design guidelines for the designing of the rotary. यस, आइए साहब एक एक करके बात करते हैं। तो पहली गाइडलाइन जो यहाँ पर, ये आप सब पता चल गया तुम्हें, एंट्री विड्थ क्या होती है, एग्जिट विड्थ क्या होती है, विड्थ ऑफ द रोटरी, वीविंग लेंथ, रेडियस ऑफ द सेंट्रल आइलैंड, रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब सर्कल, एंट्री रेडियस, एग्जिट रेडियस। नाउ यू ऑल आर अवेयर विद ऑल दीज टर्म्स। इन सभी टर्म्स के साथ अब आप पूरी तरीके से अवेयर हो चुके हैं। चलिए साहब, तो पहला जो डिजाइन क्राइटेरिया है, जो बातचीत हम लोग करने जा रहे हैं, दैट इज रिलेटेड टू द शेप ऑफ द रोटरी। अब जरा ध्यान से समझना, शेप ऑफ द रोटरी। जनरली अगर रोटरी इंटरसेक्शन की हम लोग बात करते हैं तो वहां पर जो हम लोग शेप्स प्रोवाइड करते हैं उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। टेंजेंशियल थोड़ा सा मैं सही कर देता हूं, तो इसको आप टेंजेंशियल कंसीडर करिए। सो दिस इज योर टेंजेंशियल शेप ऑफ द रोटरी। तो वी हैव 4 ऑप्शन, वन इज द सर्कुलर, वन इज द एलिप्टिकल, अनदर इज द टर्बाइन शेप एंड अनदर इज द टेंजेंशियल शेप। जनरली अगर आप देखेंगे किसी भी रोटरी इंटरसेक्शन को, तो व्हाट यू विल फाइंड, किसी भी रोटरी इंटरसेक्शन को आप ऑब्जर्व करिएगा, मेजरली हम लोग इन 2 शेप्स को यूज करते हैं, एक सर्कुलर शेप ऑफ द रोटरी और एक इलिप्टिकल शेप ऑफ द रोटरी। इन जनरल वी आर नॉट यूजिंग द टर्बाइन शेप ऑफ द रोटरी एंड द टेंजेंशियल शेप ऑफ द रोटरी। शेप है, अच्छी बात है, बट हमारी कोशिश ये रहती है कि हम कभी भी जब रोटरी प्रोवाइड करें या रोटरी डिजाइन करें तो टर्बाइन और टेंजेंशियल शेप का रोटरी ना प्रोवाइड करें। कोई बता सकता है ऐसा क्यों? वाई वी डोंट वांट टू प्रोवाइड द टर्बाइन और टेंजेंशियल शेप ऑफ द रोटरी? क्या प्रॉब्लम है आपको इस शेप से? क्या प्रॉब्लम है आपको इन दोनों शेप से, जिसकी वजह से आप ये दोनों शेप प्रोवाइड नहीं करना चाह रहे हैं रोटरी में? जो भी आपको समझ में आ रहा, जो भी आपको लगता हो, आप बता सकते हैं। एग्जैक्ट रीजन क्या है वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे।
एग्जैक्ट रीजन क्या है ना प्रोवाइड करने का, दैट वी विल डिस्कस। Why we don't want to provide the tangential or turbine shape of the rotary? तो देखो ये सब शेप से रिलेटेड क्वेश्चन है, रिलेटेड टू द शेप ऑफ द रोटरी। ऑल दीज आर द क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं, वही क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। अगर पता है तो बता दीजिए, नहीं पता है तो बता सकते कि सर नहीं पता है। तो अंशु भाई बोल रहे हैं इन केस ऑफ टरबाइन स्मूथ ट्रैफिक मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, ऐसा क्या हो गया कि स्मूथ मूवमेंट पॉसिबल नहीं है? और आपका आंसर देख के मुझे एक और क्वेश्चन आ रहा है समझ में कि भैया ये स्मूथ मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक से कहना क्या चाह रहे हो? स्मूथ मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक से आपकी चाहत क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? फिर तो इस पे भी बात होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय द स्मूथ मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक। देखो स्मूथ मूवमेंट की तो ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूं, और ध्यान से सुनिए। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि सर जो भी दो चैनलाइजिंग सेक्शन होते हैं, दो भी जो एडजेसेंट चैनलाइजिंग सेक्शन होते हैं, उसके बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं एल। किसी भी रोटरी में दो एडजेसेंट चैनलाइजिंग इंटरसेक्शन के बीच की डिस्टेंस को आप बोलते हो एल। यस और नो? स्मूथ मूवमेंट ऑफ ट्रैफिक, कन्वीनियंट ट्रैफिक मूवमेंट। अरे छोड़ो फिर, और अंग्रेजी अंग्रेजी खेल लो तुम यार। हाँ, तो पता चल गया है क्या तुम्हें कि मेरी अंग्रेजी कमजोर है? क्यों भाई अंशु? कह रहा है स्मूथ मूवमेंट ऑफ द ट्रैफिक मींस कन्वीनियंट ट्रैफिक मूवमेंट। अब मैं पूछूंगा व्हाट डू यू मीन बाय द कन्वीनियंट ट्रैफिक मूवमेंट? व्हाट डू यू मीन बाय द कन्वीनियंट ट्रैफिक मूवमेंट? तो हाईवे की क्लास से हम लोग कहीं इंग्लिश की क्लास में तो नहीं पहुंच जाएंगे? चलो लेट्स कम बैक हेयर, और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और आप समझने की कोशिश करिए कि ऐसा क्यों नहीं होता है। तो जस्ट अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पिछले डायग्राम में देखा कि L इज द लेंथ ऑफ द वीविंग सेक्शन। L इज द लेंथ ऑफ द वीविंग सेक्शन। एक्चुअल में किसी भी रोटरी में इतना समझ में तो आ गया हमें कि सर ट्रैफिक बहुत ज्यादा होगा। मान लो 4 लाख का रोटरी है, 5 लाख का रोटरी है, 6 लाख का रोटरी है, सभी डायरेक्शन से ट्रैफिक आ रहा है, सभी डायरेक्शन में ट्रैफिक जा रहा है। तो इन जनरल तो ये बोल सकते हैं कि सर ट्रैफिक बहुत अच्छा खासा होगा। यस और नो? इन जनरल देयर विल बी ह्यूज ट्रैफिक इन द केस ऑफ द रोटरी। और भैया जब ज्यादा ट्रैफिक होता है कहीं पे भी जब ज्यादा ट्रैफिक होता है, तो हम ये चाहते हैं कि ट्रैफिक जिस स्पीड से मूव करे वो स्पीड कम हो। चाहते हो कि नहीं चाहते हो? एक तो ट्रैफिक ज्यादा, उसमें भी कोई स्पीड से मूव कर रहा है। अगर ऐसा होगा तो देयर मे बी द चांसेस ऑफ द कोलिजन। ज्यादा स्पीड ओवर स्पीडिंग की वजह से किसी भी रोटरी में जहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, अगर वहां पर कोई भी व्हीकल, अगर वहां पर कोई भी ट्रैफिक ओवर स्पीड करता है, तो दिक्कत होगी या नहीं होगी? बोलो साहब, उस केस में दिक्कत होगी या नहीं होगी? क्या बोलते हो? बस इतना बता दो। तो सारा खेल जो है ना वो ओवर स्पीडिंग का है। सर अब ये ओवर स्पीडिंग वाली बात तो समझ में आ गई, बट अब इसको कैसे रिलेट करें? तो ये जो शेप्स आपने प्रोवाइड की हैं टरबाइन और टेंजेंशियल, इनकी शेप की कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, इनकी शेप की कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से बेटा हो क्या रहा है, क्योंकि ये पोर्शन जो मिल रहा है, ये पहली बात तो बहुत स्ट्रेट पोर्शन है। ड्यू टू द शेप वी आर गेटिंग द स्ट्रेट पाथ। और साथ साथ क्या है, ये वीविंग लेंथ बहुत ज्यादा है। साथ साथ ये वीविंग लेंथ क्या है, बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से
ऐसा नहीं कि होगा ही होगा, बट ऑब्वियसली अगर आप अपने आप को एज ए ड्राइवर कंसीडर करें और आपके सामने एक स्ट्रेट रोड है और वो स्ट्रेट पोर्शन रोड का अच्छा खासा लंबा भी है, there is sufficient length of that straight portion of the road, in that case there may be the chances of the over speeding, yes or no. ऐसी सिचुएशन में आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? ऐसी सिचुएशन में आप अपने स्पीड को इंक्रीज करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, बस ये बता दीजिए। तो असली खेल जो है वो है कि यहां पर ओवर स्पीडिंग के चांस बनते हैं भाई। यहां पर ओवर स्पीडिंग के चांस बन जाते हैं ड्यू टू दीज शेप्स ऑफ द रोटरी। देयर मे बी द चांसेस ऑफ द ओवर स्पीडिंग, दैट्स वाई वी डोंट वांट टू प्रोवाइड दिस शेप। यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से हम नहीं चाहते हैं कि यहां पर हम किसी भी रोटरी पे ये शेप प्रोवाइड करें। The reason, the logic why we are not using, why we are not providing the turbine or the tangential shape of the rotary is clear to everyone. हाँ भाई, अंशु बताएंगे। तो कन्वीनियंट और नॉन कन्वीनियंट तो बात आई थिंक मैं रिलेट नहीं कर पाया, बट व्हाट इज द मेन रीजन वाई वी आर नॉट यूजिंग, वाई वी आर नॉट वांट टू डिजायर टू प्रोवाइड दीज शेप्स? ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ, यस और नो? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। तो ये तो बात कर ली साहब आपने टरबाइन और टेंजेंशियल की। ये एक पहला क्वेश्चन यहां से बनता है। ये एक पहला क्वेश्चन है कि व्हाई वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द टरबाइन और द टेंजेंशियल शेप ऑफ द रोटरी। आइए साहब दूसरे शेप की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं सर्कुलर और इलिप्टिकल शेप ऑफ द रोटरी की। इनका भी अपना एक यूज है। सर कब सर्कुलर शेप प्रोवाइड करें और कब इलिप्टिकल शेप प्रोवाइड करें रोटरी की, इस पे भी डिस्कशन है। मान लीजिए अलग अलग लेग से आने वाला ट्रैफिक जो है वो आपके लिए, सारी लेग से आने वाला ट्रैफिक इक्वल इंपॉर्टेंस का है। इफ द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम ऑल द लेग्स आर हैविंग द इक्वल इंपॉर्टेंस, इन दैट केस वी सबको बराबर का मौका देने वाले हैं, आप सबको बराबर की इंपॉर्टेंस देने वाले हैं। तो व्हेन द ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन आर हैविंग द इक्वल इंपॉर्टेंस, इन दैट केस वी विल ऑलवेज प्रोवाइड द सर्कुलर शेप ऑफ द रोटरी। किसी लेग से आने वाला ट्रैफिक की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, या मान लीजिए किसी लेग से आने वाला ट्रैफिक अगर ज्यादा है और किसी लेग से अगर इंटर होने वाला ट्रैफिक कम है, when the traffic are having the different importance level, in that case we can go for the elliptical shape of the rotary. In that case we can go for the elliptical shape of the rotary. तो ये डायग्राम आप बना लेंगे, सर्कुलर, इलिप्टिकल, टरबाइन, टेंजेंशियल। ड्रॉ दिस डायग्राम और इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, कंक्लूजन हैं, वो नोट कर लेंगे। तो फर्स्ट ड्रॉ दिस डायग्राम, and what are the important discussion related to the shape of the rotary that I will provide you to note down. डायग्राम बन जाए तो एक बार बता देना, डायग्राम कंप्लीट हो जाए तो एक बार बता देना। डायग्राम कंप्लीट हो जाए तो बता देना, सो दैट यू कैन राइट दीज नोट पॉइंट। तो रिलेटेड टू द शेप ऑफ द रोटरी, आफ्टर दिस यू कैन राइट डाउन दीज नोट पॉइंट्स। ये नोट पॉइंट आप मेंशन कर लीजिए।
तो जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है वही लिखा हुआ है यहाँ पे। नोट कर लिया सभी ने बेटा? तो वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड रिलेटेड टू द शेप ऑफ द रोटरी, आईआरसी की जो गाइडलाइन है रिलेटेड टू द शेप ऑफ द रोटरी दैट वी हैव डिस्कस्ड। अब बताओ किसी को कोई डाउट है? तो ये पहला पॉइंट था रिलेटेड टू द शेप ऑफ द रोटरी। एनी डाउट टू एनीवन? एनी डाउट, एनी क्वेरी टू एनीवन? यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। तो रिलेटेड टू द शेप ऑफ द रोटरी जो हम लोगों ने बातचीत की है वो सभी को क्लियर है? चलिए साहब फिर अगला डिस्कशन करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू द डिजाइन स्पीड ऑफ द रोटरी। तो आईआरसी ने यहाँ पर भी कुछ आपको जानकारी दी है डिजाइन, ये साथ साथ नोट करते रहेंगे। ये सभी तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये सारे पॉइंट आपकी कॉपी में होने चाहिए ताकि जब आप कभी भी कंसेप्ट्स को रिवाइज करें तो आप इनको थॉरली रिवाइज कर पाएं। ऑल दीज आर द क्वेश्चंस। किसी न किसी एग्जाम में ऐसे सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं रिलेटेड टू द रोटरी। तो अगला जो डिस्कशन है दैट इज साब रिलेटेड टू द डिजाइन स्पीड ऑफ द रोटरी। दो स्पीड याद रखनी अगर आप ये रोटरी प्रोवाइड कर रहे हैं इन द केस ऑफ रूरल एरिया। इन दैट केस द डिजाइन स्पीड इज गोइंग टू बी 40 kmph। और जब कभी भी अर्बन एरिया में आप रोटरी प्रोवाइड करेंगे,
whenever you are providing the rotary in the case of urban area the design speed will be 30 kmph। फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आया, इस डेटा को देखकर फिर मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि वाई द डिजाइन स्पीड इज लेस इन द केस ऑफ अर्बन एरिया। आईआरसी ने अर्बन एरिया के केस में इस डिजाइन स्पीड को कम क्यों रखा है? तो आई थिंक इसका आंसर आप लोग जरूर दे सकते हैं और सही दे सकते हैं। वाई आईआरसी हैज कंसीडर्ड द लेसर डिजाइन स्पीड in the case of urban area as compared to the rural area? क्या लॉजिक रहा होगा इसके पीछे? इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा बता सकते हो क्या? इसके पीछे क्या लॉजिक रहा होगा बता सकते हो क्या? अरे बोलो भाई। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इन द केस ऑफ रूरल एरिया के केस में जो ट्रैफिक होगा वो कंपेरेटिवली लेस होगा एज कंपेयर टू द अर्बन एरिया। और अगर ट्रैफिक कम है तो हम डिजाइन स्पीड को ज्यादा रख सकते हैं, अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो हमें डिजाइन स्पीड को कम रखना पड़ेगा फॉर द सेफ ट्रैफिक मूवमेंट। फॉर द सेफ ट्रैफिक मूवमेंट। पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? तो बेटा एक एक पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बस आप हर पॉइंट के बाद कंफर्म करते रहिए डिस्कशन क्लियर है या नहीं है। हर पॉइंट के बाद आप बस कंफर्म करते रहिए डिस्कशन क्लियर है या नहीं है, ताकि एक एक करके सभी डिजाइन गाइडलाइंस की हम लोग बातचीत कर लें। क्लियर है? चलिए आई होप आप लोगों ने इसको नोट भी कर लिया है। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट है ये भैया। ऑल दीज गाइडलाइंस आर इंपॉर्टेंट। अगला बेहतरीन डिस्कशन करते हैं। इन 3 रेडियस की बात कर रहा हूं जिनके बारे में जिनको हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था। एक है आर एंट्री, एक है आर एग्जिट और एक है आर सी आई। सुनना ध्यान से, कुछ नोट नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। 2 बातें हैं कि इनमें रिलेशनशिप क्या होगा और इन रेडियस को हम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, ये 2 बातें हम जानना चाहते हैं। 3 रेडियस है, आर सेंट्रल आइलैंड, आर एंट्री, आर एग्जिट। ठीक है साहब, आप मुझे ये बताओ रेडियस और कर्वेचर में कोई रिलेशनशिप होता है क्या? ये सब छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ रेडियस और कर्वेचर में कोई रिलेशनशिप होता है क्या? Is there any relationship between the radius and curvature? Is there any relationship between the radius and the curvature? रेडियस और कर्वेचर में कोई रिलेशनशिप होता है क्या बेटा? और अगर होता है तो क्या होता है? रेडियस और कर्वेचर में क्या रिलेशनशिप होता है? अरे भैया बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो कि रेडियस एंड कर्वेचर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। रेडियस एंड कर्वेचर आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर रेडियस ज्यादा होगी तो कर्वेचर कम होगा, और अगर रेडियस कम होगी तो कर्वेचर ज्यादा होगा। डू यू एग्री ऑन दिस पॉइंट? बोलो भाई। कहीं पे भी अगर रेडियस ज्यादा है इसका मतलब क्या है? वहां पर कर्वेचर कम है। और कहीं पे भी अगर रेडियस कम है इसका मतलब क्या है? वहां पर कर्वेचर ज्यादा है। एग्री करते हो इस बात पे? चलो साहब इन 3 रेडियस की बात करते हैं, सब लिखा हुआ लिख दूंगा मैं। एक है तुम्हारी आर एंट्री, एक है तुम्हारी आर एग्जिट, और एक है तुम्हारी आर सी आई सेंट्रल आइलैंड। आईआरसी के हिसाब से इनमें जो रिलेशनशिप है वो ये है। आईआरसी के हिसाब से इनमें जो रिलेशनशिप है वो ये है कि सबसे ज्यादा एग्जिट की रेडियस होगी
उसके बाद सेंट्रल आइलैंड की रेडियस होगी, और सबसे कम रेडियस होगी एंट्री की। सबसे कम जो रेडियस होगी वो एंट्री की, सबसे कम जो रेडियस होगी वो किसकी होने वाली है? दैट विल बी ऑफ एंट्री। चलो यहां पर तो रेडियस लिखा हुआ है, अगर मैं इसको कर्वेचर पे लिखूं तो कर्वेचर जो होगा वो एग्जिट पे सबसे कम होगा। इससे ज्यादा कर्वेचर जो होगा वो होगा सेंट्रल आइलैंड का, और सबसे ज्यादा कर्वेचर जो देखने को मिलेगा वो हमें देखने को मिलेगा एंट्री पे। क्या ऐसा भी लिख सकते हैं? अरे भैया, ये रेडियस के टर्म्स में बात करी तो हमने कर्वेचर के टर्म्स में भी बात कर ली, क्या दिक्कत है? अगर तुम्हें रेडियस का सीन पता है तो कर्वेचर को भी तो रिलेट कर सकते हो इस तरीके से। रेडियस ज्यादा कर्वेचर कम, रेडियस ज्यादा कर्वेचर कम। तो बेस्ड ऑन द रेडियस रिलेशनशिप कैन आई कंक्लूड द कर्वेचर रिलेशनशिप। रेडियस के रिलेशनशिप के बेसिस पे क्या हम कर्वेचर का रिलेशनशिप भी डिफाइन कर सकते हैं? सवाल आता है ऐसा क्यों? सवाल आता है ऐसा क्यों कि सर आप एंट्री पे, एग्जिट पे, सेंट्रल आइलैंड पे रेडियस अलग अलग क्यों रख रहे हैं, या फिर कर्वेचर अलग अलग क्यों रख रहे हैं? समझना जरा ध्यान से, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं करने जा रहा हूं। बिकॉज वी आर गिविंग द इम्पोर्टेंस, वी आर नॉट गिविंग द इक्वल इंपॉर्टेंस फॉर ऑल द ट्रैफिक, आप ऐसे बोल सकते हैं। वी आर नॉट गिविंग द इक्वल इंपॉर्टेंस फॉर ऑल द ट्रैफिक। हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रैफिक है जो कि इस रोटरी से एग्जिट करेगा। ध्यान से सुनना। सर ऐसा क्यों? अरे भैया, ऑलरेडी रोटरी कंजेस्टेड है, वहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ चुका है अलग अलग लेग से। तो सबसे ज्यादा पहला प्रेफरेंस है कि वो रोटरी का चक्का बंद ना हो जाए। मान लो रोटरी पे ट्रैफिक का मूवमेंट ही खत्म हो गया, सेंट्रल आइलैंड के अबाउट सब जाम हो गया, खत्म, टाटा बाय बाय, यस और नो। तो सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि वो व्हीकल जो आ चुके हैं अलग अलग लेग से, बहुत तेजी के साथ, बहुत फुर्ती के साथ उनको उस रोटरी से हम एग्जिट कराना चाह रहे हैं। हम चाहते हैं जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है व्हीकल एग्जिट कर जाए, ताकि वो रोटरी की परफॉर्मेंस को अफेक्ट ना करे, ताकि वो रोटरी की परफॉर्मेंस को अफेक्ट ना करे। तो अब ज्यादा से ज्यादा रेट से अगर आप व्हीकल का डिपार्चर करना चाह रहे हैं तो भैया उसका जो एग्जिट है उसको स्मूथ बनाओ ना। और यार ये तो तुम बचपन से जानते हो, बचपन से मेरा मतलब है जब से इस सब्जेक्ट को हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था, कि कर्व पाथ के कंपैरिजन में स्ट्रेट पाथ में चलने में ज्यादा सुविधा लगती है। It is more convenient to move on the straight path as compared to the curve path. Do you agree on this point? Do you agree on this point? Yes or no? Do you agree on this point? Yes or no? इसलिए हमने कोशिश ही की है इस रोटरी को डिजाइन करते समय कि हमारा जो एग्जिट हो उसका कर्वेचर कम हो, हमारा जो एग्जिट हो उसका कर्वेचर कम हो, ताकि डिपार्चर फास्ट रेट से हो पाए। इसके बाद अगर इंपॉर्टेंस लेवल पे बात करें ट्रैफिक की, इसके बाद अगर बात करें इंपॉर्टेंस लेवल ऑफ ट्रैफिक की, तो आप प्रेफरेंस दे रहे हैं जो ऑलरेडी ट्रैफिक है आपके रोटरी में। इसलिए हमने सेंट्रल आइलैंड की रेडियस को क्या रखा है? ज्यादा रखा है एज कंपेयर टू द एंट्री, एज कंपेयर टू द एंट्री। समझ रहे हो? ताकि ये जो व्हीकल का मूवमेंट है, ट्रैफिक का मूवमेंट है सेंट्रल आइलैंड के अबाउट, ये बेहतरीन तरीके से होता रहे।
और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंस जो हमने दी है वो दी है व्हीकल के अराइवल की। व्हीकल स्लो रेट से आए इसलिए उसको हम लोगों ने जानबूझकर थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट क्रिएट किया है। और हम ये भी नहीं चाहते कि जो आने वाला व्हीकल है, जो भी व्हीकल इस रोटरी में आ रहा है, वो किसी भी रीजन की वजह से ज्यादा स्पीड से एंटर करे नहीं। तो आपकी एंट्री को इतना ज्यादा कर्व बना दिया गया है कि आपको वहां पर एंट्री करने के पहले अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? So that's why the radius at the entry is less। और सबसे ज्यादा कर्वेचर कहां पर है? वो एंट्री पे है। रीजन क्या है कि एक तो हम चाहते हैं कि स्लो रेट से व्हीकल आए, और दूसरा हम चाहते हैं कि जो भी व्हीकल आए वो स्पीड का ध्यान रखते हुए आए, किसी भी तरीके से ओवर स्पीडिंग नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके से ओवर स्पीडिंग नहीं होनी चाहिए। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स। तो क्या लॉजिक है ये रेडियस के पीछे? ये पॉइंट सभी को क्लियर हो गया, यस और नो? व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड कीपिंग द रेडियस इन ऑर्डर टू दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। अब आईआरसी की हमारे पास कुछ गाइडलाइन है। आईआरसी ने बोला कि भैया देखो, आर एग्जिट जो होगा लगभग 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ द एंट्री। तो जितनी भी एंट्री की रेडियस है उसका लगभग 1.5 to 2 टाइम्स जो होगा वो आर एग्जिट होगा। आर सी आई जो होगा वो 4/3 और 1/33 ऑफ आर एंट्री होगा। इतने डिस्कशन को देखने के बाद ये समझ में आ गया कि अगर किसी भी तरीके से मैं एंट्री की रेडियस को फाइंड आउट कर लूं, इफ एनी हाउ आई कैन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द एंट्री, तो फिर मुझे रेडियस ऑफ एग्जिट भी पता चल जाएगा और रेडियस ऑफ सेंट्रल आइलैंड भी पता चल जाएगा। तो फिर मुझे रेडियस ऑफ एंट्री भी पता चल जाएगा और रेडियस ऑफ सेंट्रल आइलैंड भी पता चल जाएगा, यस और नो? तो साहब मुद्दा ये आता है कि नाउ हाउ यू कैन फाइंड आउट दिस एंट्री रेडियस? तो कुछ नहीं है, क्योंकि एंट्री जो है वो कर्व पाथ है। एंट्री जो है वो कर्व पाथ है, तो आपने बोला कि सर हम कर्व पाथ के लिए जानते हैं E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। ये फॉर्मूला सभी को याद आ रहा है। दिस वाज द मोस्ट जनरल इक्वेशन ऑफ द सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन की जनरल इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर होता है E प्लस एफ इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 127R। अगर मैं यहां पर R को R एंट्री कर दूं और जानबूझकर हम लोग कर्व पाथ होते हुए भी, रोटरी के केस में एंट्री कर्व होते हुए भी सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। क्यों? अरे भैया, अगर कोई भी बॉडी कर्व पाथ में मूव कर रही है तो इट विल बी सब्जेक्टेड टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P। और अगर हमारी बॉडी पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स P लग रहा है तो आपको उसके लिए सुपर एलिवेशन को डिजाइन करना चाहिए। बिल्कुल, सुपर एलिवेशन हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हम आपको मौका ही नहीं दे रहे हैं कि आप हाई स्पीड से एंटर कर पाएं। अगर सुपर एलिवेशन प्रोवाइड कर देंगे तो हमारे यूजर के लिए कंफर्टेबल कंडीशन हो जाएगी कि अब वो ज्यादा स्पीड से भी इस रोटरी में एंटर कर सकता है, जो कि हमारी चाहतों के खिलाफ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर रिक्वायरमेंट होने के बावजूद भी किसी भी तरीके का कोई भी सुपर एलिवेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो अब फिर दिक्कत क्या है? अर्बन है कि रूरल भी डिजाइन तुम्हें पता है, तो क्या यहां से आर एंट्री की वैल्यू निकाल लोगे? हाँ या ना में जवाब दो। तो क्या अब आप यहां से आर एंट्री की वैल्यू को निकाल सकते हैं? क्या अब आप यहां से आर एंट्री की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं? बोलो बेटा।
और एक बार अगर आर एंट्री पता चल गया तो एज पर द आईआरसी गाइडलाइन क्या आपको आर एग्जिट और आर सीआई भी पता चल जाएगा? आर एग्जिट और आर सेंट्रल आइलैंड भी पता चल जाएगा, यस और नो? खेल खत्म, खेल खत्म, खेल खत्म। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नोट कर लो, रीजन लिखे हुए हैं, और कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ लो। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, एनी क्वेरी, तो पूछ लो।
बेटा एक जनरल रेंज प्रोवाइड की गई है। जनरली ये जो रेंज होती है 1.5 to 2 टाइम्स ऑफ आर एंट्री होगा। तो देयर इज नो एज सच कंडीशन कि व्हेन वी नीड टू टेक द, एक रेंज दी गई है, जनरल रेंज इज प्रोवाइडेड टू यू, कि जब कभी भी आप रेडियस प्रोवाइड करें तो दैट शुड बी इन द रेंज। क्लियर है विवेक? आर एग्जिट विल बी विद इन दिस रेंज। These are the general guidelines provided to the radius. Any other doubt? Any other query? Any other doubt? Any other query? Do you have any other doubt? Any other query? चलें फिर आगे बातचीत करें। Should we move further? Should we move further? Yes or no? चलिए साहब, अगला डिस्कशन जो आता है, आर एंट्री आर एग्जिट की बात कर ली हम लोगों ने। दीज आर द गाइडलाइन। नोट मैंने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है। वाई वी आर नॉट प्रोवाइडिंग द सुपर एलिवेशन। अगला टर्म है एंट्री विड्थ, एग्जिट विड्थ और विड्थ ऑफ द रोटरी। इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर ली है कि एंट्री विड्थ क्या होता है, एग्जिट विड्थ क्या होता है और विड्थ ऑफ द रोटरी क्या होता है। मिनिमम एंट्री विड्थ जो होगी वो 5 मीटर होनी चाहिए। E1 शुड बी प्रोवाइडेड लेसर देन अप्रोच विड्थ E2। यहाँ पर E2 होगा, तो जनरली E1 को हम ज्यादा रखते हैं एज कंपेयर टू द E2। जनरली E1 को हम ज्यादा रखते हैं एज कंपेयर टू द E2। रीजन बताओगे? वाई वी आर प्रोवाइडिंग द, सॉरी, E1 E1 अपना एंट्री विड्थ था ना हमारा, ठीक है, E2 एग्जिट था, तो E2 विल बी ग्रेटर देन E1। तो जनरली E2 विल बी ग्रेटर देन E1। वाई? अरे E1 E2 में कंफ्यूज मत हो, ऐसा समझ लो एग्जिट विड्थ को आप ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं एज कंपेयर टू द एंट्री विड्थ। Why you are providing the exit width more as compared to the entry width? Reason you already know. इस बात का रीजन क्या है ये आपको ऑलरेडी पता है कि भैया व्हीकल का अराइवल स्लो रेट से हो और फास्टर डिस्चार्ज हो। बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अंशु, योर आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अगला डिस्कशन जो आता है दैट इज द वीविंग लेंथ। तो अगर डिजाइन स्पीड रूरल एरिया के केस में, जैसा अभी आपने बोला कि सर डिजाइन स्पीड जो होगी वो 40 kmph होगी, तो मैक्सिमम वीविंग लेंथ जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं वो 45 मीटर होगा। और मैक्सिमम अर्बन एरिया के केस में मैक्सिमम वीविंग लेंथ जो होगा वो 30 मीटर होगा एज पर द IRC। कैसे डिफाइंड किया था आपने वीविंग लेंथ को? कि सर दो चैनलाइजिंग इंटरसेक्शन के बीच में, दो एडजेसेंट चैनलाइजिंग इंटरसेक्शन के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसी को हम लोग बोलते हैं वीविंग लेंथ। दैट वी आर कंसीडरिंग एज द वीविंग लेंथ। तो दीज आर द गाइडलाइंस रिलेटेड टू द वीविंग लेंथ। नोट डाउन, नोट कर लेंगे इसको भी। दीज आर द गाइडलाइंस रिलेटेड टू द वीविंग लेंथ। और भैया ये वीविंग क्या होता है याद है कि भूल गए? तो क्रॉसिंग, मर्जिंग, डाइवर्जिंग और चौथे तरीके का जो ट्रैफिक का मूवमेंट आपने देखा था वो वीविंग था। तो वहां पर जब मैंने इस वीविंग को एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपसे बोला था कि इसके बारे में थोड़ी और बातचीत करेंगे when we will discuss about the rotary। तो वीविंग ऑफ ट्रैफिक जहां पर मर्जिंग ऑफ ट्रैफिक भी हो रहा था और डाइवर्जिंग ऑफ ट्रैफिक भी हो रहा था। Yes, there will be both merging and diverging of the traffic, and that movement is known as the weaving। चलो अभी दिखाते हैं मर्जिंग और डाइवर्जिंग। चलो ये सब मेन बातें हो गई। अब इधर आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट ये है फॉर्मूला। तो एज पर द IRC,
आईआरसी के हिसाब से आप किसी भी रोटरी का प्रैक्टिकल कैपेसिटी कितना है ये कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन। कैपेसिटी जो आप कैलकुलेट करेंगे उसकी यूनिट होगी पीसीयू पर आवर, पैसेंजर कार यूनिट पर आवर। अब देखो ये फॉर्मूला, तो एक बच्चे का डाउट रहता है कि सर ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। हाँ साहब, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला सजेस्टेड बाय द आईआरसी। पहले रुक जाओ, अभी छापो नहीं, एक तो तुरंत नोट करने लगते हो। सुन लो पहले ध्यान से, इस फॉर्मूले की बातचीत सुन लो। तो दिस इज द प्रैक्टिकल एम्पिरिकल फॉर्मूला प्रोवाइडेड बाय द आईआरसी टू फाइंड आउट द प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ द रोटरी। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ की टर्मिनोलॉजी। तो सी तो क्लियर है, दैट इज गोइंग टू बी द कैपेसिटी ऑफ द रोटरी, और कैपेसिटी यहां से हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सप्रेशन दैट वी विल एबल टू कैलकुलेट इन पीसीयू पर आवर। चलिए साहब, ये बातचीत भी समझ में आ गई। W क्या है बताओ भाई? W इज द विड्थ ऑफ द रोटरी। अभी रुक जाओ भैया, रुक जाओ, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ध्यान से सुन लो, नोट कर लेना। W इज द विड्थ ऑफ द रोटरी। E हमें पता है, E होता है E1 प्लस E2 बाई 2 एवरेज इसका। E1 हमारा होता है एंट्री विड्थ और E2 होता है तुम्हारा एग्जिट विड्थ। E1 और E2 का भी खेल पता है। W फिर से आया, L भी हमें पता है, L इज द लेंथ ऑफ वीविंग सेक्शन। L इज द लेंथ ऑफ द वीविंग सेक्शन। ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक्सेप्ट दिस टर्म दैट इज स्मॉल p, एक्सेप्ट दिस टर्म दैट इज स्मॉल p। कोई मुझे बताएगा ये स्मॉल p क्या होता है? और सबसे इंपॉर्टेंट यही है, देखो बाकी सारे टर्म के बारे में आपको जानकारी है, केवल एक टर्म है जो कि नया है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, दैट इज स्मॉल p। यस और नो? बेटा स्मॉल p क्या होता है? इट इज द वीविंग रेशियो, इट इज द वीविंग रेशियो, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं प्रपोर्शनिंग रेशियो। इट इज द वीविंग रेशियो और द प्रपोर्शनिंग रेशियो। अब मुद्दा यह आता है कि ये p की वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो इट इज गोइंग टू बी वीविंग ट्रैफिक, इट इज गोइंग टू बी वीविंग ट्रैफिक डिवाइड बाय द टोटल ट्रैफिक। किसी भी रोटरी में कितना वीविंग ट्रैफिक है और उस रोटरी में कितना टोटल ट्रैफिक है, अगर ये दोनों बातें आपको पता हैं तो किसी भी रोटरी के लिए आप इस स्मॉल p की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड स्मॉल p को आपने क्या बोला? इट इज द वीविंग रेशियो और द प्रपोर्शनिंग रेशियो दैट वी कैन कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ द वीविंग ट्रैफिक एंड डाइवर्जिंग एंड टोटल ट्रैफिक। अभी कुछ नोट नहीं करेंगे, आगे जरा देखो। सर हमें ये वीविंग थोड़ा सा और फील करा दीजिए तो मजा आ जाए। अब देखो बेटा, यहां से तुम्हारे दोनों तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है ऑब्जेक्टिव और एक बनता है कन्वेंशनल। तो जैसा आईएएस वाईएएस का पेपर अगर दोगे, मेथ्स का पेपर दोगे, तो यहां से कन्वेंशनल क्वेश्चन भी आता है। अभी इस कोर्स में जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील करने ही कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि कन्वेंशनल के बारे में कुछ बताऊंगा नहीं, कन्वेंशनल के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो कन्वेंशनल क्वेश्चन में इस रोटरी, मान लो ये 4 लेग की रोटरी है, तो कन्वेंशनल क्वेश्चन में आपको अलग अलग डायरेक्शन से आने वाला ट्रैफिक, किस डायरेक्शन से कितना ट्रैफिक आ रहा है और किस डायरेक्शन में कितना ट्रैफिक जा रहा है, ये पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी जाती है इन द टेबुलेटेड फॉर्म। और उसके बेसिस पे फिर हमें इस p को कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि बिना p के हम कैपेसिटी को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो दैट इज द कन्वेंशनल अप्रोच। You will have the data, you will have the information from all the direction of the traffic, for all the traffic.
तो वहां पर हमारा मेन काम ये होता है कि हम देखते हैं उस डेटा की हेल्प से और उन डायरेक्शंस की हेल्प से कि साहब इनमें से कितना ट्रैफिक वीविंग ट्रैफिक है और कितना ट्रैफिक जो है टोटल ट्रैफिक है, कितना लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक है, कितना राइट टर्निंग ट्रैफिक है। और उसके बेसिस पे फिर हम स्मॉल पी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो बेसिकली वो जो डेटा, वो इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती ट्रैफिक की, वो प्रोवाइड इसलिए की जाती कि आप उससे फाइंड आउट कर पाए स्मॉल पी की वैल्यू। ऑब्जेक्टिव में इतना लोड नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये टोटल ट्रैफिक और वीविंग ट्रैफिक का एग्जैक्ट डेटा आपको बता दिया जाता है कि भैया 2000 व्हीकल हैं, टोटल ट्रैफिक 2000 का है, जिसमें से वीविंग ट्रैफिक 1000 है। ऐसे इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। इन द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे आर गोइंग टू द प्रोवाइड यू द वैल्यू फॉर द total traffic and the weaving traffic. You need not to calculate or you need not to find out. वहां पर आपको ये वीविंग ट्रैफिक फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती है। तो सिंपल सारी वैल्यूज अगर गिवन हैं तो वी कैन पुट द डेटा इन द फॉर्मूला, फॉर्मूले में डेटा पुट करके हम इजिली आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन अब जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा, वीविंग का गेम समझाऊंगा और थोड़ा सा हिंट करूंगा कौन सा ट्रैफिक वीविंग ट्रैफिक है और कौन सा ट्रैफिक वीविंग ट्रैफिक नहीं है, उसके बारे में जरा बातचीत करते हैं। देखो, इस रोटरी में अब तक मुझे ये तो समझ में आ गया है कि जब कभी भी मैं इस रोटरी में जाऊंगा तो मैं पाऊंगा कि एक इस तरीके का ट्रैफिक है जो कि लगातार क्लॉकवाइज चक्कर लगा रहा है। ऑलवेज देयर विल बी अ ट्रैफिक दैट इज मूविंग अराउंड दिस सेंट्रल आइलैंड। बोलो भाई। हमेशा एक ट्रैफिक मुझे ऑब्जर्व होगा, हमेशा एक ट्रैफिक मुझे दिखेगा जब मैं इस रोटरी इंटरसेक्शन में जाऊंगा, यस और नो? अरे हर लेग से व्हीकल आ रहे हैं, हर लेग को व्हीकल एग्जिट कर रहे हैं, तो सेंट्रल आइलैंड पे तो हमेशा व्हीकल का क्लॉकवाइज एक ट्रैफिक मूव करते हुए आपको दिखेगा, यस और नो? अब जरा देखो, फॉर एग्जाम्पल ये लेग 2 है, मैंने बोला किसी को जाना है लेग 2 से लेग 1, मैंने किसी से बोला लेग 2 से उसको जाना है लेग 3, और लेग 2 से उसको जाना है लेग 4। अब यू टर्न मारने के लिए तो रोटरी में जाएंगे नहीं, क्यों भाई? तो अगर जनरल बात करें तो स्ट्रेट ट्रैफिक होता है, लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक होता है, और राइट टर्निंग ट्रैफिक होता है। देखो, जो लेफ्ट टर्निंग ट्रैफिक है ना, वो वीविंग ट्रैफिक नहीं है। जिसको यहां से यहां जाना वो ऐसे निकल लेगा ये, तो दिस इज नॉट योर वीविंग ट्रैफिक। क्या ये 2 से 1 वाला जो मूव कर रहा है, और अभी मैं बात कर रहा हूं ओनली फॉर लेग 2, ऐसा ही डेटा, ऐसा ही इंफॉर्मेशन आपके पास हर लेग के लिए होगा। ऐसा ही डेटा, ऐसी ही इंफॉर्मेशन आपके पास हर लेग की होगी ट्रैफिक से रिलेटेड। केवल अपने पॉइंट को समझाने के लिए अभी मैं एक लेग की बात कर रहा हूं, तो जिसको लेफ्ट जाना वो चला जाएगा, क्या दिक्कत है? लेकिन भैया जिसको स्ट्रेट और राइट जाना, देखो, तो पहले ये जाएगा, यहां पर कर गया मर्ज, मर्ज करने के बाद इसके साथ घूमेगा और फिर यहां से निकल जाएगा ऐसे। देखो वीविंग दिख रहा है, वीविंग? अरे वीविंग दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? येलो कलर से जो मैंने ट्रैफिक रिप्रेजेंट किया है, ये ट्रैफिक पहले मर्ज भी कर रहा है फिर डाइवर्ट भी कर रहा है। तो दिस इज योर वीविंग ट्रैफिक। 2 से 4 जाने वाला हो, 2 से 3 भी देख लेते हैं। तो 2 से 3 जिसको जाना वो पहले जाएगा, इसमें मर्ज करेगा, मर्ज करने के बाद इसके साथ घूमेगा और फिर यहां से ऐसे निकल जाएगा। क्या 2 से 4, 2 से 3 आपके वीविंग ट्रैफिक हैं? कंसेप्ट समझ में आया वीविंग ट्रैफिक का, यस और नो? कंसेप्ट समझ में आया वीविंग ट्रैफिक का, यस और नो? हैव यू गॉट द कंसेप्ट रिलेटेड टू द वीविंग ट्रैफिक, यस और नो? तो ऐसे ही अगर हर लेग का ट्रैफिक पता हो तो मुझे पता करना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सा ट्रैफिक वीविंग ट्रैफिक है। उन सभी वीविंग ट्रैफिक को जोड़कर
और टोटल ट्रैफिक की हेल्प से हम हर लेग के लिए क्या एक प्रपोर्शनिंग रेशियो और वीविंग रेशियो बता सकते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ द रोटरी। ये एक पूरी कन्वेंशनल अप्रोच मैंने आपसे डिस्कस की है, बट ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इस अप्रोच की कोई खास हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली आपको पता होगा कि कितना टोटल ट्रैफिक है और कितना वीविंग ट्रैफिक है, कितना टोटल ट्रैफिक है और कितना वीविंग ट्रैफिक है। अब इस फॉर्मूले को आप इत्मीनान के साथ नोट कर सकते हैं, इसके टर्म नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि किन कंडीशंस में ये फॉर्मूला वैलिड है। तो नाउ प्लीज नोट डाउन। यस बेटा, नोट कर लिया सभी ने? तो फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन द डेटा फॉर द वीविंग ट्रैफिक एंड द टोटल ट्रैफिक विल बी प्रोवाइडेड टू यू। चलिए साहब, ये भी आई होप नोट कर लिया होगा आपने, नहीं किया तो जल्दी से नोट कर लेंगे। अब ये जो अभी अभी आपने फॉर्मूला देखा है टू फाइंड आउट द कैपेसिटी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी ऑफ द रोटरी,
इसको अप्लाई करने के लिए क्या क्या कंडीशंस हैं। तो दीज आर द नेसेसरी कंडीशन टू अप्लाई द ट्रैफिक। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि साहब रोटरी अगर कहीं हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि जितने भी इंटरसेक्शन है सब जगह हम रोटरी प्रोवाइड कर देते हैं। जितने भी इंटरसेक्शन है जहां पर भी दो या दो से ज्यादा रोड कनेक्ट हो रही हैं सेम लेवल पे, तो सभी जगह तो रोटरी नहीं प्रोवाइड करते हैं ना। तो इन विच कंडीशंस, ऐसी कौन सी कंडीशंस है जहां पर हम रोटरी प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए भी आईआरसी ने आपको ये दो इंपॉर्टेंट कंडीशन बताई हुई है, देखिए। तो एज पर आईआरसी रोटरी कैन इफेक्टिवली हैंडल, तो इसकी जो रेंज है किसी भी रोटरी की जो इफेक्टिवली ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है वो 500 व्हीकल पर आवर से 3000 व्हीकल पर आवर। इट इज द जनरल रेंज दैट द ट्रैफिक दैट कैन बी इजिली हैंडल्ड बाय द रोटरी। तो 500 व्हीकल पर आवर से लेके 3000 व्हीकल पर आवर, दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट। इतना ट्रैफिक आपका रोटरी इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है। अब बात आती कि साहब किस केस में रोटरी प्रोवाइड करें, हमें कब पता चलेगा कि यहाँ पर रोटरी की जरूरत है या नहीं है। तो फॉर दैट आईआरसी हैज आल्सो प्रोवाइडेड अ इम्पोर्टेंट गाइडलाइन। इन द व्यू ऑफ मिक्स्ड ट्रैफिक कंडीशन, it is suggested by the IRC that the rotary must be provided जब आपका वीविंग ट्रैफिक 50% या उससे ज्यादा हो। जब आपका किसी भी इंटरसेक्शन में वीविंग ट्रैफिक 50% या फिर उससे ज्यादा हो, या अगली कंडीशन क्या है, फास्ट राइट टर्निंग ट्रैफिक जो हो वो कम से कम 30% हो। तो दो बातें बताई गई हैं। अगर आपका वीविंग ट्रैफिक 50% या उससे ज्यादा है, रोटरी प्रोवाइड कर दो। अगर वहां पर 30% कम से कम राइट टर्निंग ट्रैफिक है, तो वहां पर भी आप रोटरी डिजाइन कर सकते हैं, रोटरी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दीज आर द कंडीशंस दैट आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के फॉर्म में यहाँ से आपसे कंडीशंस पूछी जा सकती हैं। तो नोट डाउन दीज कंडीशंस। So in this way we have completed the discussion for the rotary। यहाँ पर हम लोगों ने रोटरी की पूरी बातचीत कर ली, और रोटरी की बातचीत खत्म करते करते ही हम लोगों ने अपना तीसरा चैप्टर जो था उसको भी कंप्लीट कर दिया। तो पहला चैप्टर जो था हमारा दैट वाज द इंट्रोडक्शन, सेकंड चैप्टर था दैट वाज द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड, और तीसरा चैप्टर जो था हमारा दैट वाज ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द डिस्कशन फॉर दीज 3 चैप्टर्स। इन 3 चैप्टर्स के बारे में हम लोगों ने बातचीत कंप्लीट कर ली है। वी हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द डिस्कशन फॉर द दीज 3 चैप्टर्स, इंट्रोडक्शन, जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रोड एंड द ट्रैफिक इंजीनियरिंग। क्या आप लोगों का यहाँ तक का डिस्कशन सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो अब जरा चौथे चैप्टर की बातचीत करते हैं, एंड दैट इज द हाईवे मटेरियल। दैट इज द हाईवे मटेरियल। देखो, अगले अगर चैप्टर की बात करूं तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। हाईवे मटेरियल के बारे में पहले मैं थोड़ी सी बातचीत आप लोग के साथ करना चाहूंगा। हाईवे मटेरियल अगले चैप्टर को बेटा हम लोग 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, और ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पढ़ना है उससे ज्यादा आपको पता होना चाहिए इस चैप्टर के बारे में कि क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि अगर कंटेंट वाइज बात करें तो सबसे वास्ट चैप्टर है ये। सुनना ध्यान से, जितने भी आपने चैप्टर्स अब तक पढ़े हैं, जो भी चैप्टर्स अभी आप पढ़ेंगे हाईवे इंजीनियरिंग में, कंटेंट वाइज अगर बात करा जाए तो सबसे ज्यादा कंटेंट आपका इसी चैप्टर में। लेकिन जब आपने प्लानर देखा होगा या नहीं देखा है, तो देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि सबसे कम चैप्टर वाइज अगर कंपेयर करें तो सबसे कम टाइम हम लोगों ने एलोकेट किया है, सबसे कम टाइम में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, वो भी चैप्टर यही है। एज कंपेयर टू द जियोमेट्रिक डिजाइन, as compared to the traffic engineering, as compared to the design of payment।
तो आई थिंक वी आर गोइंग टू टेक द 3 लेक्चर्स, वी विल हैव 3 लेक्चर्स डिस्कशन। 3 लेक्चर हम लोग इस पे बात करेंगे और हाईवे मटेरियल ओवर हो जाएगा। तो आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि सर ऐसा काहे, टॉपिक बहुत ज्यादा है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा दीजिए ना सर, डिस्कशन भी उसी लेवल का करिए ना सर। रिक्वायर्ड नहीं है। क्यों नहीं रिक्वायर्ड है? आपके एग्जाम की जरूरत की अगर बात करें, जो आपका एग्जाम का पैटर्न है इस चैप्टर को लेके, जो एक एग्जामिनर का रवैया है इस चैप्टर को लेके, उसके हिसाब से इतना टाइम देना इस चैप्टर के लिए इफेक्टिव नहीं होगा। तो बेटा और क्या सर यहां से सवाल नहीं आते हैं क्या? बहुत आते हैं। तो हर साल आपको हाईवे मटेरियल का सवाल जरूर मिलेगा, ये भी बात है। आप कोई भी एग्जाम देंगे, अगर वो एग्जाम आप में हाईवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस हैं, तो हाईवे मटेरियल से रिलेटेड सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। ये भी बात बिल्कुल सही है। सर सवाल भी आते हैं, अब तो फिर कैसे? तो व्हाट अप्रोच वी आर गोइंग टू फॉलो? तो सबसे पहले तो मैं आपको वो क्लियर करता हूं, किस अप्रोच को हम लोग फॉलो करेंगे इस चैप्टर को कवर करने के लिए। तो इस पूरे चैप्टर के डिस्कशन को बेटा मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। पहला पार्ट जो होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी द टेस्ट ऑन मटेरियल। देखो इस चैप्टर का बेसिक पर्पस क्या है ये भी मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे मैंने हर चैप्टर का बेसिक पर्पस ऑब्जेक्टिव बताया है, आपने सोचा है तो ठीक ही, नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, मैं हमेशा ठीक सोचूं ऐसा नहीं है। हाँ, तो अब मैं आपके साथ अपना ओपिनियन, अपना पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको उसमें लगे कि कहीं पे करेक्शन की जरूरत है तो बिल्कुल आप बता सकते हैं। ठीक है, मैं अपनी बुद्धि और समझ के हिसाब से सोच रहा हूँ। ठीक है, आप अपने बुद्धि और समझ के हिसाब से सोचकर उसको और बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही ही होगा। कोशिश तो यही है, इंटेंशंस तो यही है कि जो सोचूं आप लोग के लिए, जो प्लान करूं वो सही हो। इस बात की तो गारंटी है। अब वो 100% सही है कि नहीं है ये तो मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, और अगर मैं आज बोल दूं कि आज मैं आपके लिए जो सोच रहा हूँ वो 100% सही है, और फिर आज से 10 साल बाद इसी फील्ड में रहते हुए अगर मैं फिर से यही बात बोलूं कि आज मैं जो सोच रहा हूँ वो 100% सही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं किसी एक टाइम फिर झूठ बोल रहा हूँ। यस और नो? अरे भैया 10 साल, अब मैं आज मुझे लगभग 10 साल हो गए इस फील्ड में। पहली बार जब पढ़ाया होगा तो इंटेंशन सही हो सकते हैं, बट हो सकता है कि चीजें 100% सही ना हो, मेथड 100% सही ना हो। और इसी को तो लर्निंग बोलते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप कोई काम करते रहते हैं, आप एक्सप्लोर करते रहते हैं, कुछ नया सीखते हैं, एड ऑन करते हैं। यस और नो? तो इंटेंशंस की तो गारंटी है। अब इम्प्रूव करके इसको कहाँ तक ले जाएंगे, आने वाले समय में कहाँ तक पहुंचेगा, ये तो मुझे नहीं पता है अभी। ठीक है भाई, समझ रहे हो? और ये जो आप देख रहे हैं ये इम्प्रूव्ड का है। मैं अपने इनिशियल करियर की अगर बात करूं, और मैं ही नहीं, मतलब ठीक है आप तो उस समय इंजीनियरिंग में एडमिशन भी नहीं लिए होंगे, तो शुरू शुरू ये बेसिकली आया है, ये एडवांटेज आपके ऑनलाइन लर्निंग का। तो मैं एक एक्सपीरियंस अपना शेयर कर रहा हूँ आप लोग के साथ। तो जब हम लोग ऑफलाइन क्लासेस लेते तो ऑफलाइन क्लासेस में इस चैप्टर के बारे में और कम डिस्कशन किया जाता था। इस चैप्टर में ऑफलाइन मोड में और कम डिस्कशन होता था। तो जब मैंने इसको पहली बार ऑनलाइन में डिटेल्ड वे में डिस्कस किया, तो बहुत ही ज्यादा अप्रिसिएट किया गया आप लोगों की तरफ से कि सर हाईवे मटेरियल का इस लेवल का डिस्कशन तो आज तक कहीं अवेलेबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पास टूल्स हैं, टेक्नोलॉजी हैं, उनका यूज करके हम थोड़ा सा, और अभी आपको भी मैं डिस्कस करूंगा तो आपको भी ऐसा लगेगा, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें इंप्रूव होती रहती हैं। ठीक है, तो मैथडोलॉजी विल ऑलवेज इंप्रूव। वही तो मैं तुम लोग को समझाता हूँ। एज ए स्टूडेंट जब हम कोई सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं ना, तो हमको लगता है यार ये सब्जेक्ट हमारा कंप्लीट हो गया, अब इसमें कुछ करना नहीं है। एज ए स्टूडेंट हम ये बहुत बड़ी गलती करते हैं।
कि अब उसको अगर आप दोबारा उसका रिवीजन भी करते हैं ना, तो आप उस इंटेंसिटी के साथ नहीं करते हैं, आप उस डेडिकेशन के साथ नहीं करते हैं, क्योंकि आपको फील नहीं आता, कि आपको लगता है अभी तो पढ़ा था इसमें, अब क्या बार बार रिवाइज करें। ऐसा होता है कि नहीं होता है? एक ही सब्जेक्ट को बार बार रिवाइज करना बोरिंग हो जाता है ना, ऐसा लगता है कुछ नया तो सीखने को मिल नहीं रहा है, ये पढ़ चुके हैं फिर उसी को पढ़ रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है केवल। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? बट ऐसा है नहीं। तो मेरे से कई स्टूडेंट्स ने पूछा, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में, कि सर आप बोर नहीं हुए? आप बोर नहीं हुए सर? आप 2 या 3 4 सब्जेक्ट जो भी आप डील करते हैं, इतने सालों से इतने बैचेस में यही सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, बोर नहीं हुए? कैसे मजा आ जाता है एक ही चीज को बार बार बताना है, बहुत मोनोटोनस है। और अगर आपने भी इस पॉइंट को नहीं सोचा है, तो सोचना चाहिए आपको, कि एज ए टीचर, देखो यार मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, ठीक है, हर फील्ड के हर प्रोफेशन के अपने कुछ एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। तो हो सकता है आप लोग को लग रहा हो सर आप लोग इतना, आप मन की जॉब में हैं, आप लोगों ने टीचिंग कोई बाई फोर्स नहीं सेलेक्ट किया है, बाई चॉइस सेलेक्ट किया है, इसलिए आपको मजा आता है। कुछ लोग का ऐसा भी लग सकता है कि सर आप लोग को बहुत पैसे मिलते हैं, हाँ, ये भी होता है, कि सर आप लोग की जो जॉब है वो बहुत हाईएस्ट पेइंग जॉब है, इसलिए आपको कोई मोनोटोनस नहीं होता है। फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो सकते हैं, यस, आपके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे ना, तो ये कुछ भी नहीं है ऐसा। यार इंटरेस्ट भी जिसका है, तो समय के साथ इंटरेस्ट बदल नहीं सकता है क्या? बताओ। ऐसा तो नहीं है ना कि जिस चीज में आज मैं इंटरेस्टेड हूं, अब पूरे जीवन उसी में इंटरेस्टेड रहूंगा, या वो इंटरेस्ट मेरा शिफ्ट नहीं हो सकता है, या इंटरेस्ट मेरा चेंज नहीं हो सकता है। ऐसा तो नहीं है ना। अब भाई 10 साल पहले चलो मैंने मान लो इंटरेस्ट की वजह से मैं एजुकेशन फील्ड में आया भी था, लेकिन अब 10 साल में चीजें इतनी इवॉल्व हो गई हैं, इतना लोगों ने एक्सप्लोर कर दिया है, 75 नई चीजें हैं करने को, जिसमें हो सकता है मेरा इंटरेस्ट भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, बोलो भाई। सेम विद द मनी, सेम विद द मनी। तो कहीं ना कहीं आपको एक टाइम के बाद थोड़ा सा मोनोटोनस लगना चाहिए। प्रैक्टिकली अगर बोलें कि अगर आप 2 ही 3 सब्जेक्ट डील कर रहे हैं, तो फिर आपको एक टाइम के बाद लगना चाहिए कि अब इसमें कुछ नया नहीं हो रहा है। ऐसा इसलिए नहीं लगता है, मैं आपको बिल्कुल पूरे 110%, मतलब मोर देन 100% यकीन के साथ आपको ये बात बोल सकता हूं, और इस बात को मैं बोलना चाहूंगा। हर बैच को कंप्लीट कराने के बाद, हर क्लास के बाद, एक हर टॉपिक को डिस्कस करने के बाद, आज भी ये फीलिंग आती है कि यार ये एक्सपेक्ट, ये नजरिया, ये पॉइंट, या इस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करना तो पिछले बैच तक पता ही नहीं था। ट्रस्ट मी। अब जैसे मैंने आपके साथ अभी रोटरी डिस्कस किया है, अभी 5 7 दिन पहले एक बैच में रोटरी डिस्कस किया है, 5 या 7 दिन हुआ होगा, इंग्लिश वाला बैच था आपका। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा आपको लगेगा, वे ऑफ एक्सप्लेनेशन हो सकता है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो सकती है, जो हमें अंदर से फील होती है कि यार ये तो पिछली बार तक मुझे नहीं पता था। और हर बार जब हम लोग सब्जेक्ट को डील करते हैं, हर बार जब कंसेप्ट को डील करते हैं, तो उस डिस्कशन के दौरान कुछ नया 100% सीखने को मिलता है। और यही रीजन है कि कभी वो चीज मोनोटोनस नहीं लगी, यही वो चीज है कि कभी वो चीज बोरिंग नहीं लगी, क्योंकि हर लेक्चर के बाद, हर बैच को कंप्लीट करने के बाद आप अपने में कुछ ऐड ऑन कर पा रहे हैं। तो मुझे तो आज तक ये समझ, और ऐसा नहीं कि आप ही करते हो, हम भी करते थे, कि एक बार एक सब्जेक्ट को पढ़ लिया, उसके बाद बोलते अब इसमें पढ़ने का स्कोप नहीं है। तुम 1000 बार उस सब्जेक्ट को पढ़ लो, जितना पढ़ते चले जाओगे तुम्हें लगेगा तुम्हें इससे पहले उतना ही कम आता था। बहुत कुछ है यार, एक चीज को समझने के बहुत सारे नजरिया हैं, और जितना टाइम आप दोगे, जितने एफर्ट्स आप करोगे, उतना ही बेहतरीन लेवल पे चीजें सीख जाओगे। टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स के अलग अलग डाउट्स आते हैं। हाँ, जनरली मेरा क्लास में इंटरेक्शन बहुत कम रहता है, ना के बराबर ही रहता है। मतलब ये मैं क्लास में इंटरेक्शन कर नहीं पाता हूँ, ये मेरा वीकनेस है।
आप लोगों ने भी शायद नोटिस किया होगा कि जो टॉपिक्स रहते हैं उस पर बात करने में मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है, अपार्ट फ्रॉम द टॉपिक वो मेरे से हो नहीं पाता। कभी कभी वो बोलते हैं ना, जज्बात होते थोड़े बहुत वो निकल जाते हैं बस। हाँ, तो कुछ समझा दिया, कुछ बता दिया, और जो भी बताता हूँ बेसिकली कोई ऐसा स्टोरी नहीं है कि वो मोटिवेट करने के लिए होता है। वो हमारे जो अपने टाइम के एक्सपीरियंस हैं, जो हमारी एक तरीके से आप बोल सकते हो गलतियां हैं, जब हमने तैयारी करी है, जब हम पढ़ाई कर रहे थे, जब हम प्रिपेयर कर रहे थे, तो वो जो लर्निंग्स हैं जो नहीं दिल पे रह जाती हैं। यस और ना, मान लो तुम ट्वेल्थ में हो, ट्वेल्थ में जब थे तो तुमने अपनी पढ़ाई के दौरान मान लो कुछ गलतियां करी या हो गई, या तुमने कर दी, इंटेंशनली कर दी, अनइंटेंशनली हो गई, तो एक नहीं थोड़ी सी कसक रह जाती है दिल में। तो जब कभी आपको छोटा भाई या बहन या कोई फ्रेंड का भाई बहन कुछ भी ऐसा करते हुए मिलता है, तो फिर आप उसको ना चाहते हुए भी समझा देते हैं कि भाई ऐसा मत करो, ये सही नहीं है। यस और नो। तो बस वही थोड़ा बहुत कभी कभी शेयर कर लेता हूँ। ठीक भी है, सब अपना अपना स्टाइल है, क्यों? हाँ, अब ऑनलाइन में तो ये प्रॉब्लम खत्म हो गई, ऑफलाइन में बच्चे बोलते थे आपसे बहुत डर लगता है। अब मैंने कहा अब शकल ही ऐसी भगवान ने बना दी तो बताओ मैं क्या करूं, ऐसा डराने का कोई इंटेंशन नहीं है। तो ऑफलाइन में एक ये बड़ा प्रॉब्लम था कि बच्चे पढ़ते थे, समझते थे, क्वेश्चन करते थे, मजे करते थे, सब्जेक्ट को एंजॉय करते थे, सब कुछ बढ़िया था, बट कहीं ना कहीं वो इंटरेक्ट नहीं करते थे। तो उनको लगता था कि डर, सर डांट ना दें। अरे भैया क्यों डांट देंगे, सींग थोड़ा लगे हुए हैं मेरे। अब किसी किसी की आवाज होती है, किसी किसी का तरीका होता है, किसी किसी का स्टाइल होता है। तो ऐसा नहीं है। तो बहुत ज्यादा क्लोज इंटरेक्शन नहीं होता मेरा। अब पता नहीं क्यों, कुछ आपके साइड से रह जाता, कुछ मेरे साइड से। सब्जेक्ट और टेक्निकल सब होगा, सवाल सारे बन जाएंगे इस बात की गारंटी, एग्जाम में सवाल तुम सब कराओगे इस बात की गारंटी है, पेपर निकल जाएगा, पेपर निकलने के बाद भी याद रखोगे इस बात की भी गारंटी है। एनीवे, लेट्स कम बैक टू द डिस्कशन। कहाँ ही ले जाते हो तुम लोग मुझे, हैं? तो मैं बात कर रहा था कि बेटा व्हाट शुड बी द अप्रोच, या व्हाट अप्रोच वी आर गोइंग टू फॉलो फॉर दिस चैप्टर। तो इस पूरे चैप्टर के डिस्कशन को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। एक हो जाएगा हमारा टेस्ट। अब टेस्ट पे हम लोग बात कर रहे थे कि इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पेमेंट, एक पेमेंट को, एक रोड को बनाने के लिए जो भी मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, अब ऐसा तो नहीं कि जो मटेरियल मन कर गया उठा लाया और यूज कर दिया। ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि एनी रैंडम मटेरियल वी हैव टेकन एंड दैट मटेरियल वी हैव यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन, उस मटेरियल को हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर लिया विदाउट चेकिंग द क्वालिटी। उस मटेरियल की क्वालिटी को चेक नहीं करा और उसको यूज कर लिया। अगर ऐसा करोगे भी तो मटेरियल फेल कर जाएगा। अगर आपने इंफीरियर क्वालिटी का मटेरियल यूज कर लिया, जो कि जिसकी क्वालिटीज अप टू द मार्क नहीं थी, तो मटेरियल विल अल्टीमेटली फेल। और भैया जो पेमेंट आपने बनाई है वो अल्टीमेटली बनाई तो मटेरियल से ही है ना। तो अगर मटेरियल फेल हो गया तो पेमेंट फेल हो गई। पेमेंट फेल हो गई, इसका मतलब जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन चाहत थी कि भाई पेमेंट क्यों ही प्रोवाइड कर रहे थे, ताकि ट्रैफिक का मूवमेंट स्मूथ हो पाए, ट्रैफिक कंफर्टेबली मूव कर पाए वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक। तो सारे ऑब्जेक्टिव धरे के धरे रह जाएंगे केवल एक गलती की वजह से, कि अगर आपने प्रॉपर क्वालिटी का मटेरियल यूज नहीं किया, इफ यू हैव नॉट यूज द प्रॉपर क्वालिटी ऑफ द मटेरियल। तो जैसे बहुत सारे मटेरियल यूज करते हैं, बट यहां पर जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कुछ मेन मटेरियल, जैसे हम लोग एग्रीगेट यूज करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन, हम लोग यूज करने वाले हैं कंक्रीट, हम लोग यूज करने वाले हैं सॉइल की बातचीत करेंगे, हम लोग यूज करने वाले हैं बिटुमिन। तो दीज आर द कॉमन मटेरियल दैट वी आर यूजिंग, दैट वी विल यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पेमेंट। तो अब इन मटेरियल की क्वालिटीज को एसेस करने के लिए, इन मटेरियल की क्वालिटी को चेक करने के लिए, जानने के लिए हमारे पास क्या टेस्ट प्रोसीजर हैं, और साथ साथ कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या गाइडलाइन हैं, इन दोनों के बारे में बातचीत करेंगे।
तो टेस्ट में दो चीजों का डिस्कशन होगा। एक तो टेस्ट का प्रोसीजर क्या रहने वाला है, और दूसरा टेस्ट की स्पेसिफिकेशन क्या होंगी, मटेरियल की स्पेसिफिकेशन क्या है। तो इन दो बातों पे डिस्कशन करेंगे, रिलेटेड टू द एग्रीगेट, रिलेटेड टू द कंक्रीट। कंक्रीट के बारे में यहाँ पर ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट होता है सिविल इंजीनियरिंग में, दो सब्जेक्ट आप बोल सकते हैं, एक होता है आरसीसी जहाँ पर भी आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, और बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन में भी आपने सीमेंट और कंक्रीट के बहुत सारे टेस्ट पढ़े होंगे उनकी प्रॉपर्टीज को एसेस करने के लिए। तो मेजरली जो हमारा डिस्कशन यहाँ पर रहेगा वो इन तीन मटेरियल के बारे में रहेगा, एग्रीगेट, सॉयल और बिटुमिन। कुछ टेस्ट आपने एग्रीगेट के भी जरूर पढ़े होंगे। हाईवे कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीगेट के और कौन कौन से टेस्ट हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ये दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पार्ट। जनरली अगर गेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ज्यादातर आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, बट कभी कभी 2 नंबर के भी सवाल आ जाते हैं। बट मोर फ्रिक्वेंटली यू विल फाइंड अ 1 मार्क प्रॉब्लम फ्रॉम दिस पार्ट। तो टेस्ट वाले पार्ट से जनरली आपका 1 नंबर का सवाल आता है, बट ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 नंबर का ही आता है, कभी कभार कुछ क्वेश्चन 2 नंबर के भी आ जाते हैं। तो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन। ये पहला पार्ट होने वाला है। दूसरे पार्ट की अगर बात करें तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे मार्शल मिक्स डिजाइन के बारे में। वी विल टॉक अबाउट द मार्शल मिक्स डिजाइन, और इसका पर्पस होता है टू फाइंड आउट द परसेंटेज ओबीसी। अब कुछ लोग को समझ में नहीं आएगा ये ओबीसी क्या है। ओबीसी का मतलब होता है ऑप्टिमम बाइंडर कंटेंट। तो जब कभी भी हम बिटुमिन को यूज करते हैं एज अ बाइंडर मटेरियल, whenever we are using the bitumen as the binder material, तो कितना बिटुमिन ऐड करें उस मिक्स को प्रिपेयर करने के लिए, कितना बिटुमिन हमें ऐड करना चाहिए फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द मिक्स, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हमारे पास मेथड है, दैट इज द मार्शल मिक्स डिजाइन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, स्पेशली अगर मैं आपके गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ की बात करूं तो यहां से 1 से 2 नंबर का, लेकिन 2 नंबर का फ्रीक्वेंट रहता है। यहां से हर साल आप बोल सकते हैं लगभग लगभग एक सवाल आता है, दैट विल बी रिलेटेड टू द मार्शल मिक्स डिजाइन। सो दीज आर द टॉपिक्स जो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं हाईवे मटेरियल में। तो आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। तो पहले हम लोग कुछ टेस्ट की बात करेंगे, दैट विल बी टेस्ट ऑन द एग्रीगेट। उसमें पहला टेस्ट जो होने वाला है दैट विल बी द इम्पैक्ट टेस्ट। तो ठीक है, तो सारे टेस्ट क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, उसकी भी अप्रोच क्या होने वाली है, कैसे इन टेस्ट में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अब प्रोसीजर और गाइडलाइंस तो बहुत बड़ी बड़ी है ना, सबके लिए अलग अलग सेपरेट कोड हैं। अब सब तो डिस्कस नहीं कर सकते हैं, सब तो याद नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके साथ में 2-4 टेस्ट डिस्कस करूंगा क्लास में, सो दैट यू विल हैव द क्लियरिटी, आपको क्लियरिटी रहे कि क्या अप्रोच है। तो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर डिस्कशन फॉर द टेस्ट ऑन द एग्रीगेट। तो पहले एग्रीगेट के टेस्ट की बात करेंगे, फिर बिटुमिन के टेस्ट की बात करेंगे, और सॉइल से रिलेटेड 2 टेस्ट करने, ध्यान से सुनना। सॉइल से रिलेटेड हमें 2 टेस्ट यहां पर डिस्कस करने हैं, एक होगा सीबीआर टेस्ट और एक होगा प्लेट लोड टेस्ट। वो दोनों टेस्ट हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे, ऑल्दो टॉपिक जो है आपका वो इसी चैप्टर का है, बट वो जो आपके टेस्ट हैं सीबीआर टेस्ट और प्लेट लोड टेस्ट रिलेटेड टू द सॉइल, सॉइल से रिलेटेड जो ये टेस्ट हैं इनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जब हम लोग बातचीत कर रहे होंगे डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट की और डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट की। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट के साथ मैं रिलेट करूंगा सीबीआर टेस्ट को, और रिजिड पेमेंट के साथ मैं रिलेट करूंगा प्लेट लोड टेस्ट को। तो उनका प्लेसमेंट हम लोग वहां पर कर रहे हैं। तो टोटल यहाँ पर लगभग बोल सकते हैं 7 टेस्ट के बारे में आई थिंक बात करेंगे हम लोग, जिसमें से 3 टेस्ट होंगे आपके एग्रीगेट से रिलेटेड और 4 टेस्ट होंगे जो आपके होंगे बिटुमिन से रिलेटेड। उनमें से 1-2 टेस्ट के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे, बाकी का मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और उसके अप्रोच भी आपके साथ डिस्कस करूंगा।
तो इन दिस वे वी आर गोइंग टू डिस्कस, कुछ इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर के बारे में बातचीत करने वाले हैं। कहानी क्लियर है कि नहीं? अभी पढ़ाया कुछ नहीं है, अभी इस चैप्टर में कुछ पढ़ाया नहीं, बस केवल बोलते ना उसको, पूरा ओवरऑल इस चैप्टर के बारे में बता दिया है ताकि क्लियरिटी रहे अप्रोच को लेके। द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। सभी लोग चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे बेटा। द इंटायर डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? बोलो मेरे लाल। सर एक क्वेश्चन समझ नहीं आया पीवाईक्यू में, V1 100 kmph है, V2 50 kmph है, ब्रेकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द एग्जिट रैंप। समझ गए, चलो डिस्कस कर लेंगे। 2017, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, गेट 2017 या 18 का सवाल है रिलेटेड टू द एग्जिट रैंप। यस रोहन, बोलो भाई, उसी क्वेश्चन की बात कर रहे हो? आर यू टॉकिंग अबाउट दैट क्वेश्चन ओनली? 16, हाँ ठीक है, तो डोंट वरी फॉर दैट, वी विल हैव द डिस्कशन फॉर दैट। कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे। अभी मटेरियल की कहानी क्लियर है? द डिस्कशन अबाउट द हाईवे मटेरियल is clear to everyone, yes or no? The discussion about the highway material is clear to everyone, yes or no? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 9:30 PM for the further discussion. So this was all about for this class. Thank you everyone. Keep learning beta. Thank you.